वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज के दौर में क्या कोई आपको ताजमहल जैसी आइकॉनिक इमारत बेचकर निकल पाएगा? बेशक इस पर यकीन करना नामुमकिन है, लेकिन आज से 50 साल पहले जब बड़े बड़े डीलिंग सिर्फ पेपर्स पर हुआ करते थे, ऐसे दौर में इंडिया के सबसे बड़े कॉनमैन नटवरलाल ने बेच डाला था इंडिया की सबसे बड़ी पहचान ताजमहल को। नटवरलाल वो नाम है जिसने उस वक्त के लगभग सभी बिजनेस टाइकून्स, टाटास, बिरलास और कई रॉयल फैमिलीज को अपने बातों से, अपने लाइफस्टाइल से पागल बनाकर, उन्हें सपने दिखाकर बेच डाले थे कई फेमस जिसमें ताजमहल ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस भी शामिल है। नटवरलाल बहुत एक्सपर्ट था फेमस पर्सनालिटीज के सिग्नेचर्स कॉपी करने में और अपनी आइडेंटिटी आए दिन बदलने में। इस तरह वो कई लोगों को हजारों लाखों का धोखा देकर पल भर में गायब हो जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं किस तरह वो बेच पाया ताजमहल को और उसने किस तरह राष्ट्रपति भवन की डीलिंग की। आगे बढ़ने से पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1912 में बिहार के एक छोटे से गाँव बांगरा में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जो स्टडीज में तो एवरेज स्टूडेंट था लेकिन लोमड़ी की तरह चालाक था। किसी तरह वो लॉयर बन गया, लेकिन असल जिंदगी में उसने चोरी और धोखेबाजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। लोगों को अपने बातों में कैसे उतारना, इस कला को वो अच्छे से जानता था। वो किसी के भी सिग्नेचर्स आसानी से कॉपी कर लेता था। नटवरलाल वो पहला शख्स है जिसको हिंदुस्तान की तारीख में 113 साल की सजा सुनाई गई। शुरुआत में वकालत करते वक्त मिथिलेश को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। जब हर किसी ने मदद करने से इनकार कर दिया, तब उसने पहली बार चोरी और धोखेबाजी की तरफ अपना दिमाग लगाना शुरू किया। पहली बार उसने अपने रईस पड़ोसी के सिग्नेचर्स कॉपी करके उसके बैंक अकाउंट से ड्राफ्ट्स के जरिए पैसे निकालता गया। कुछ ही वक्त में वो पकड़ा गया। तब वो बिहार से भागकर कलकत्ता आ गया और इस धोखेबाजी में वो इतना आगे निकल गया और ऐसे ऐसे तरीके आजमाए जो पहले कभी किसी ने सोचे नहीं थे, जिसकी वजह से उन दिनों उसका नाम न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन गया। 1937 में कलकत्ता पुलिस ने मिथिलेश के पहले बड़े कांड को पकड़ा, जब उसने जाली कागजात के जरिए 9 टन आयरन जॉइंट्स चुरा लिए थे। डुप्लीकेट पेपर्स के जरिए वो डीलर्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन पुलिस की पकड़ में आ गया और पहली बार उसको 6 महीने की जेल भी हुई। लेकिन इन 6 महीनों में उसने चोरी और धोखेबाजी में पीएचडी की पढ़ाई हासिल कर ली। बहुत कुछ सीखकर और भी बड़े सपनों के साथ वो जेल से बाहर आया। 1940 में पहली बार उसका नाम नटवरलाल पड़ा, जब उसने 52 अलग अलग नाम और आइडेंटिटीज बनाकर एक परचेस ऑफिसर के रूप में मुंबई के टेक्सटाइल्स कमिश्नर को लूट कर हवा की तरह गायब हो गया। मिथिलेश से नटवरलाल बने इंसान को अब कुछ बड़ा करना था। किसी जमाने में उसका बाप रेलवे के स्टेशन मास्टर हुआ करता था, जिसकी वजह से उसको रेलवे के सभी फ्लॉस पता थे। वो रेलवे स्टेशन जाता और कोई सॉलिड कंसाइनमेंट ढूंढता। उस कंसाइनमेंट के बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो डीलर्स से एडवांस लेकर डुप्लीकेट रेलवे रिलीज सर्टिफिकेट दे देता और जब डीलर्स सामान लेने रेलवे स्टेशन पहुंचते तब उन्हें इसकी सच्चाई का पता चलता, लेकिन तब तक नटवरलाल सीन से गायब हो जाता। 1950 और 60s में नटवरलाल की नजर सारे इंडिया पर थी। वो इंडिया की डिफरेंट सिटीज अपना नाम बदल बदल कर घूमता रहा। कई बैंकर्स, ज्वेलर्स और ट्रेडर्स को अपना शिकार बनाता रहा। वो अपना हर कदम सोच समझ कर रखता, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता। हर एक डॉक्यूमेंट का अच्छे से डुप्लीकेट बनाता। अच्छा सा घर रेंट पर लेकर, बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाकर, लाविश लाइफस्टाइल मेंटेन करके वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीतता। उन दिनों जो भी उसके घर आता या उसको देखता, उसकी लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होकर वापस जाता। टाइम के साथ साथ नटवरलाल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और वो अपने मेथड्स को चेंज करने लगा। अब उसकी चोरियां बड़ी होने लगी और साथ ही साथ मजेदार भी। वो सोशल वर्कर का रूप लेकर टाटास और बिरलास को लाखों का चूना लगाकर गायब हो गया। इस वक्त तक वो इंडियन न्यूज़पेपर्स में काफी मशहूर हो गया, इसलिए उसने अब फॉरेनर्स को अपना टारगेट बनाना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर वो फॉरेन टूरिस्ट को इंडियन मॉन्यूमेंट्स बेचना शुरू किया। इस शातिर चोर ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला। हर बार वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर फॉरेनर्स को अपना शिकार बनाता। राष्ट्रपति भवन बेचने के लिए उसने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के हूबहू सिग्नेचर्स किए और जब उसने पार्लियामेंट हाउस बेचा तो कहा जाता है कि उसने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद एमपीज को तक बेच डाला। देश के अलग अलग सिटीज के मामलों में उसको 113 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो लोगों को पागल बनाने में एक्सपर्ट था। उसने बड़ी मुश्किल से 20 साल ही जेल में गुजारे थे। 1957 में उसने कानपुर जेल के गार्ड्स को पैसों से भरा ब्रीफकेस देकर जेलर के कपड़े मंगवाए और आराम से जेल से निकल गया। उसे सब इंस्पेक्टर समझकर दूसरे गार्ड सलाम कर गेट्स खोलते गए और वो बाहर खड़ी कार में बैठकर गायब हो गया। जब गार्ड्स ने वो ब्रीफकेस खोलकर देखा तो उन्हें पैसों की जगह न्यूज़पेपर्स मिले। उसकी लाइफ में वो 9 बार अरेस्ट हुआ और हर बार वो भागने में कामयाब रहा। वो देश भर के लोगों को लूट कर एक दफा 3 गाड़ियों को लेकर अपने गांव गया। रॉयल कपड़े पहनकर उसने सारे गांव को दावत दी और सबको पैसे बांटे। गांव वाले उसे बहुत बड़ा आदमी समझने लगे। आज भी उसे गांव के लोग रॉबिनहुड मानते हैं। वक्त के साथ नटवरलाल बूढ़ा होता गया, लेकिन उसकी चालाकी कम नहीं हुई। 1996 में जब उसे गिरफ्तार किया
गया तब वो 84 इयर्स का था। उसे इलाज के लिए कानपुर से दिल्ली लाया जा रहा था। उस हालत में भी उसने पुलिस को पागल बनाकर रेलवे स्टेशन से गायब हो गया, जिसके बाद वो दोबारा सामने नहीं आया। नटवरलाल के वकील का दावा था कि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल की मौत हो चुकी है। उसके भाई ने भी गवाही दी कि उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया है, लेकिन इन बातों का कोई सबूत आज तक सामने नहीं आया। नटवरलाल की एडवेंचरस लाइफ से इंप्रेस होकर बॉलीवुड में 2 मूवीज बनाए गए। इतना ही नहीं, हॉलीवुड की मूवी कैच मी इफ यू कैन भी नटवरलाल की लाइफ से मिलती जुलती है। दोस्तों, आज मिथिलेश जिंदा हो या ना हो, लेकिन उसके किए गए धोखे और फ्रॉड्स की वजह से उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा और दुनिया का ग्रेटेस्ट कॉनमैन माना जाएगा नटवरलाल। दोस्तों, आप देख सकते हैं मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स अपने स्क्रीन पर, या फिर देखें 10 ब्रूटल टॉर्चर्स इन द वर्ल्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।